सो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एलिमेंट्री लेवल पर आर्ट एजुकेशन का क्या यूज़ हो सकता है। सो आर्ट एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल, आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। हम एक सीक्वेंस में बच्चों को आर्ट के बारे में कैसे सिखाएंगे, कैसे हम आर्ट को कनेक्ट करके बच्चे का पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं और चलिए देखते हैं। अगर हम आर्ट एजुकेशन का यूज़ एट अ प्राइमरी लेवल, एट अ एलिमेंट्री लेवल एंड प्री प्राइमरी लेवल पे करते हैं, सो ये जो हमारे लेसन प्लान है, जो स्ट्रक्चर लेसन प्लान है जो हमारा, उसको मोर क्रिएटिव बनाएगा। ओके, अगर एक क्लास जिसमें आर्ट का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, आर्ट का मतलब डांस है, सारी आर्ट की फॉर्म जो मैंने आपको विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर बताई थी, अगर उन सारी आर्ट की फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है एक क्लास में, सो आप मान के चलिए कि उस क्लास में जो इन्वायरमेंट होगा वो मोर क्रिएटिव होगा। उसके बच्चे का थिंकिंग, उस क्लास के बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस जो नॉर्मल क्लासेस के बच्चे हैं उनसे ज़्यादा डेवलप्ड होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे ओन फ्री एक्सप्रेशन। सो बच्चा अपने एक ऐसी क्लास जिसमें क्रिएटिविटी पे मोर फोकस किया जा रहा है, बच्चों को ऐसे इन्वायरमेंट से जोड़ा जा रहा है जिसमें बच्चा आर्ट का यूज़ कर रहा है, परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट का यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको अपनी बातों को कहने का मौका मिलेगा एक ऐसी क्लास में। और जब किसी भी बच्चे को अपनी बातों को कहने का मौका मिलता है तो उसका सेल्फ डेवलप होता है। ओके, तो वो जब अपना एक्सप्रेशन करेगा, अपनी बातों को कहेगा, समझाएगा, तो उस बच्चे का खुद का सेल्फ डेवलप होगा कि हाँ, मेरी ये थिंकिंग है, मुझे ये चीज़ें पसंद हैं, हाँ, मेरी बात को भी सोसाइटी में, मेरी बात को भी क्लास में कंसीडर किया जाता है। ओके, तो बच्चों का खुद का सेल्फ डेवलप होगा। अगर हम आगे बात करें तो सेल्फ एनालिसिस, मतलब बच्चा खुद की एनालिसिस कर पाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अभी खुद की एनालिसिस कर पाएगा कि मैं अगर मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया है तो मैं कितना कर पा रहा हूँ, अगर मेरी ड्राइंग है तो, क्योंकि बच्चे इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और चीज़ों के मुकाबले। अगर एक क्लास में अगर आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं फोटोसिंथेसिस, तो अगर आप उस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ क्लास में डायरेक्ट बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा उसको बोरिंग तरीके से, उसको एक साइंस के वे में ले जाएगा कि अरे भाई बहुत बोरिंग टॉपिक है, प्लांट अपना फूड बनाते हैं, जैसे भी बनाते हैं, नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप उस टॉपिक को बच्चे की ड्राइंग के साथ, बच्चे की सेल्फ लर्निंग के साथ अटैच कर दें, आप एक आर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें, तो वही जो टॉपिक होगा वो बच्चों को सेल्फ एनालिसिस करने का भी मौका देगा। यानी कि हम क्लास में सिर्फ टीचर नहीं है, हम क्लास में सिर्फ बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं, हम क्लास में सिर्फ अपना टॉपिक डिलीवर नहीं कर रहे हैं, हम उसके साथ एक बच्चे का खुद का सेल्फ डेवलप कर रहे हैं, एक बच्चे को एक इंसान बनाने में, खुद की वैल्यू क्रिएट करने में उसकी मदद करें। तो उसका सेल्फ एनालिसिस होगा, उसकी सेल्फ एस्टीम, यानी कि हाँ, मैं भी कुछ इस दुनिया में मायने रखता हूँ, और उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। एक बच्चे के अंदर डिसिप्लिन नहीं होते हैं, सब जानते हैं, लेकिन डिसिप्लिन को मैनेज करने का, उसको डिसिप्लिन अंदर से ही सेल्फ डिसिप्लिन आने का तरीका होता है कि अगर आप बच्चों को उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हो, उसकी थॉट प्रोसेस को भी अगर आप अहमियत दे रहे हैं, अगर आप मान रहे हैं कि हाँ, बच्चा जो कह रहा है डैट कैन बी पॉसिबल एंड डैट कैन प्ले अ मेजर रोल इन आवर एक्टिविटी, सो उसका क्या होगा, सेल्फ डिसिप्लिन, कि हाँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ और मुझे ये रेगुलर करना चाहिए। तो बच्चे का सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होगा। चिल्ड्रन कैन रिमेन मोर मोटिवेटेड एंड कोऑपरेटिव, प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड एंड फैसिलिटेट थिंकिंग। सो बच्चे क्या रहेंगे, मोटिवेट होंगे इससे, और कोऑपरेटिव भी रहेंगे, यानी कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की मदद करेगा। ठीक है, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव दो तरीके की लर्निंग होती है। कोऑपरेटिव का मतलब है सब लोग खुद के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन भी कर रहे हैं। यानी कि किसी प्रोजेक्ट पे अगर आपको काम मिलता है तो आपको मान लीजिए ग्रुप बनाया अपने क्लास में, उसमें कोई प्रोजेक्ट है। ओके, तो अगर कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है तो बच्चा खुद के लिए काम कर रहा है। ओके, बच्चा खुद के लिए काम कर रहा है, उसको कुछ टास्क मिला हुआ है, वो उसके लिए काम कर रहा है, और साथ में उसके जो काम कर रहा है उसकी वजह से ग्रुप को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो आपस में कोऑपरेशन हो रहा है, मतलब किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपस में एक दूसरे को बताया जा रहा है। उसका सेल्फ एप्टीट्यूड डेवलप होगा, फैसिलिटेट थिंकिंग, और उसकी थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप होगा। अगर हम आगे बात करें
आगे है जैसे आर्ट इज ब्लाइंड टू कास्ट क्रीड रिलीजन। तो ये तो बात नॉर्मल है, आर्ट है जो ये परफॉर्मिंग, चाहे विजुअल आर्ट हो चाहे कैसी भी आर्ट फॉर्म हो, ये कभी भी किसी ऐसे मतलब किसी भी रिलीजन के बेस पे डिवाइड नहीं होती है। तो आगे बोला जा रहा है इट इज़ इट कल्टिवेट रिच टेस्ट एंड एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी। बच्चे के अंदर संसार में, दुनिया में जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ब्यूटी का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। अगर मुझे जो चीज़ ब्यूटीफुल लग रही है, ज़रूरी नहीं है वो मेरे पास में जो पर्सन बैठा है उसके लिए भी ब्यूटीफुल हो वो चीज़, उसके लिए कोई दूसरी चीज़ ब्यूटीफुल हो सकती है। तो अपना खुद का टेस्ट होता है। तो मतलब एक अच्छा टेस्ट डेवलप करेगी आर्ट बच्चों में आसपास की जो ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करने की। क्योंकि हम अगर अपने रूम में भी बैठ कर देखें तो चारों तरफ हमारे रूम में कुछ ऐसे आर्किटेक्चर काम हो रहे हैं, कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिसको बहुत मेहनत से और बहुत कला आर्ट का यूज़ करके बनाया गया है। लेकिन जब तक हमारे अंदर एबिलिटी नहीं होगी हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। और इनर एनर्जी मतलब जो पर्सन है, जो भी बच्चा है, उसकी क्रिएटिव एबिलिटी में डेवलप होती है। ओके, सो पॉजिटिव एक्सप्रेशन मतलब बच्चों को पॉजिटिवली एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है और लीडिंग टू अ पैशन फॉर लर्निंग। और क्या बच्चे को मतलब खुद से ही सीखने के लिए एक पैशन डेवलप होता है। अगर मैं क्लास में फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ा रही हूँ और उस चैप्टर के अंदर मैंने आर्ट को इंक्लूड कर रखा है, बच्चे खुद ही एक बच्चा पेड़ बना है, एक बच्चा कुछ और बना है, सब बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं। डेट मीन्स यहाँ पे ड्रामा हो रहा है। ओके, सो रोल प्ले कर रहे हैं ऑब्वियसली। सो इसमें बच्चे क्या है, सीख जाएंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। तो उनको सीखने के लिए एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, पैशन डेवलप होगा कि हाँ मुझे सीखना पसंद है, क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं और मैं क्लास डेली अटेंड करूँगा। तो इस तरीके से हम बच्चों को पॉजिटिव एक्सप्रेस करने का मौका दे सकते हैं और उनकी पैशन फॉर लर्निंग भी बढ़ा सकते हैं। एंगेज द अटेंशन ऑफ द लर्नर एंड ब्रिंग आउट रियल रिसेस इन द थिंकिंग प्रोसेस। सो अटेंशन भी हम बच्चे की अच्छी कर सकते हैं, इससे ऑब्वियस सी बात है। और रियल थिंकिंग प्रोसेस का जो उसका है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो सकता है। प्रैक्टिकल एंड टेंजेबल एक्सप्रेशन यानी कि उसको चीज़ों को वो रटने की तरह से नहीं लेगा, वो चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएगा कि अरे हाँ जैसे अगर मैं पढ़ाऊँ अगर मैं बच्चों के बारे में बात करूं, आप एक टॉपिक है हेल्पर, अगर उसे आप क्लास में डिलीवर कर रहे हैं तो या तो आप रोल प्ले करा रहे हैं। कोई बच्चा जैसे डॉक्टर बना है तो डॉक्टर के बारे में रोल प्ले करा रहे हैं, कुछ भी रोल प्ले करा रहे हैं आप क्लास में, तो बच्चे हाँ उसको रियल लाइफ से तुरंत कनेक्ट कर लेंगे और उनको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप वहीं बात करें कि आप सिर्फ और सिर्फ क्लास में जाके नेम लिखा दें तो बच्चों का थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप नहीं हो पाएगा और बच्चे उसे सिर्फ एक रूट लर्निंग की तरह लेंगे और लर्न कर लेंगे। ओके, सो इस तरीके से हम बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच चीज़ों के लिए डेवलप कर सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो आगे ये है यहाँ पर ये जो वर्ड BIRD नहीं, वर्ड WORLD है, टेंजिबल एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड ऑफ द चाइल्ड एनहेंस लर्निंग। ओके, सो एनहेंस मतलब बढ़ाना, इनहेंस नहीं है यहाँ पर, एनहेंस है। तो इस तरीके से बच्चों की लर्निंग एनहेंस होगी और इंक्रीज द एबिलिटी टू डिस्कवर। तो इस तरीके से अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से, आप खुद सोचिए अगर आपको एक ऐसा माहौल मिला होता तो आप अभी यहाँ नहीं होते, मैं अभी यहाँ नहीं होती। हमारी एबिलिटी और हमारी करने की एबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन माहौल ना मिलने की वजह से हम लोग बहुत अच्छे से उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। अगर हमको शुरू से ऐसा माहौल क्लास में क्रिएट किया गया होता जहाँ हमारी रूट लर्निंग पे फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ हमारे आइडियाज़ पे और हमारे सेल्फ लर्निंग पे फोकस किया होता, तो हर बच्चा एक विशेष बच्चा, एक स्पेशल बच्चा निकल कर आता और वो कुछ अच्छा कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पर हर तरीके के बच्चे होते हैं, क्योंकि क्लास में कुछ बच्चे बहुत जल्दी भी चीज़ों का जो प्रोसेस है उसको सीख जाते हैं। अगर क्लास में मैम से बोल रही हैं हाँ फोटोसिंथेसिस ये होता है, हेल्पर ये होते हैं, तो उसके दिमाग में प्रैक्टिकल चल रहा है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी गेन कर ले रहा है और उसको लॉन्ग टर्म तक लर्न कर पा रहा है, रख पा रहा है अपने दिमाग में। वो बच्चे अलग होते हैं, लेकिन हर बच्चा, मोस्टली जो बच्चे होंगे वो एवरेज की क्वालिटी में आएंगे। जो एवरेज बच्चा होगा उसे प्रैक्टिकल की ज़रूरत है, और जो बिलो एवरेज बच्चा है उसको खुद और ज़्यादा उसको मतलब मोटिवेट करने की ज़रूरत है ताकि वो चीज़ों को सीख सके। अब हम आगे बात करते हैं नीड एंड, यहाँ पे बात हो रही है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द विजुअल आर्ट। सो मैंने विजुअल आर्ट के बारे में बताया था, वो सारी आर्ट फॉर्म्स जो कि हम
जब हम करते हैं ना तो हम उसको देख नहीं पाते हैं, हम बाद में देख सकते हैं। सॉरी, जब हम करते हैं तो हम उसको उस टाइम देख सकते हैं, तो उसे विजुअल आर्ट कहते हैं। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट में हम जब कर रहे हैं तो हम उसे देख नहीं पाएंगे। सो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द विजुअल आर्ट इन ए क्लास, इन एनी इन्वायरमेंट। ओके, सो अगर हम क्लास में विजुअल आर्ट जो ड्राइंग है उसको प्रमोट करें, और जो भी ऐसी आर्ट के अंदर चीज़ें आती हैं उनको प्रमोट करें, तो क्या होगा, क्राफ्ट्स को प्रमोट करें तो क्या होगा, डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल। अगर मैं बच्चों से कह दूं कि आप क्या कहते हैं, ये जो क्लास है उस क्लास में आप किसी एक आपकी जो फेवरेट चीज़ है उसको ऑब्जर्व करिए और उसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ कीजिए, तो बच्चे उस चीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे। अपनी क्लास को जो चीज़ें उन्होंने अभी तक फोकस नहीं की थी वो उन चीज़ों पर भी फोकस कर लेंगे, और जब वो ड्रॉ करेंगे तो उसकी बारीकी से, यानी कि उस बच्चे के अंदर उस चीज़ को लेकर ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होगा। धीरे 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 ये क्लास तक सीमित रहेगा, धीरे 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 ये बच्चे की नेचर में आ जाएगा, और फिर वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना अपने लाइफ टाइम सीख जाएगा। डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल के बाद है मेकिंग सेंस ऑफ थिंकिंग। उसका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे होती हैं। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ आर्ट अराउंड, और चारों तरफ समझ पाएगा कि उसके चारों ओर ऐसी क्रिएटिव चीज़ें हैं जिसको वो नहीं देख पा रहा था। ओके, तो हम ऐसे बच्चे के अंदर विजुअल आर्ट के जरिए बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर, हम एक्सप्लोर का नेचर डेवलप कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट है इन्वायरमेंट से वो बच्चा कनेक्ट कर पाएगा, और जो बच्चा है वो जब किसी भी चीज़ को ड्रॉ करता है तो सबसे पहले ऑब्जर्व करता है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप होंगी। सो यहाँ पर NIOS की बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो एग्जाम्पल है फोर्ट का। तो आप बच्चों को मैं ऐसे बोल के बता दे रही हूँ, आप इसे समझिएगा, आपका भी कॉन्सेप्ट डेवलप होगा उस चीज़ को लेकर। और जैसे अगर आपका जो भी मार्क्स है, आप ध्यान रखना, कभी भी हमारे चाहे DT+B का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कभी भी हमारे पढ़ने पर डिपेंड नहीं करता है कि हमारे क्या मार्क्स आएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी तरीके से उस कॉन्सेप्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज ले रखी है। क्योंकि कभी भी हमारा पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में नहीं आता है, डायरेक्ट वो चीज़ें नहीं आती हैं, बट आपकी जो इन डेप्थ नॉलेज है, जो आप स्टार्टिंग से सीखते हुए हैं, उन सब का रिफ्लेक्शन होता है एग्ज़ाम। और आप अगर आपने अच्छे से चीज़ें सीखी हुई हैं तो आप अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो फोर्ट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो फोर्ट्स के बारे में अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फोर्ट पे ले जा सकते हैं, एक तो बात ये हो गई। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फोर्ट पर ले जाने से पहले बच्चों को थोड़ा सा उसके बारे में डाटा बता देते हैं। कैसे बताएंगे, आप क्लास में वीडियो क्लिप चला सकते हैं, आप मैप्स वगैरह दिखा सकते हैं कि बच्चों को थोड़ी बहुत पहले से नॉलेज होगी। जैसे उसका फ़ोटो दिखा देंगे, या बच्चे अपने घर से फ़ोटो लेके आएंगे, या बुक में आप फ़ोटो दिखा सकते हैं, वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं, तो बच्चों को पता चलेगा अच्छा ये ताजमहल है। फिर उसके बाद फिर आप उस स्टोरेज जो बिल्डिंग है उसकी लोकेशन वगैरह ये सब तो आपको बतानी पड़ेगी। इसके बाद आप चाहें तो उसके स्पेशल फीचर्स वगैरह घर से ही बता के ले जा सकते हैं। ओके, तो घर से ही बता के ले जा सकते हैं, जैसे कि अरे वो तो शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए और उसका नाम ताजमहल था। तो बच्चों के ये इंट्रोडक्टरी नॉलेज हो गई। ओके, बच्चे उस चीज़ से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, फिर आप उसको ले जाइए फोर्ट पर, फिर ले जाइए आप उसको ताजमहल दिखाने के लिए। हालांकि ताजमहल फोर्ट नहीं है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ताजमहल का। सो इस तरीके से आप फिर जब वहाँ जाएंगे फोर्ट पर, तो फोर्ट पर बच्चों से पूछेंगे कि आप क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अच्छा, सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे कितने पिलर्स हैं, अच्छा किस पिलर पे क्या लिखा है, कोई बच्चा बताएगा। तो इस तरीके से बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होगी। फोर्ट के बारे में भी सीख रहे हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में भी नॉलेज डेवलप हो रही है, और उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल भी डेवलप हो रही है। तो इस तरीके से वो जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज क्रिएट कर पाएंगे। आप कुछ सोचिए, अगर आपको बचपन से इस तरीके से क्लास में सिर्फ रटवाने की बजाय कि ताजमहल आगरा में है, ताजमहल आगरा में, अगर आपको ताजमहल ले जाया गया होता और आपसे इस तरीके से फ़ोटो कलेक्ट कराए गए होते, वीडियो क्लिप्स दिखाई गई होती, आप वहाँ जाते, उसके बाद आपके पास आपका कोई फ़ोटो होता, तो वो ताजमहल आपकी मेमोरी में अब तक होता। हालांकि ताजमहल एक ऐसी इंडिया में मॉन्यूमेंट है
कि वो सबको पता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको। ओके, तो इस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं बच्चों में ऑब्जर्वेशन स्किल्स। अब दूसरी चीज़ है, अब तो ये तो हो गया हम विजिट करके कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे है हम ड्रॉ करके कैसे कर सकते हैं, मेकिंग सेंस ऑफ थिंग्स। ओके, सो यहाँ पे सेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं चीज़ों के बारे में। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो थी उसमें ब्रिजेस या फ्लाईओवर का एग्जांपल दिया था। सो अगर हम बच्चों को ब्रिज वगैरह के बारे में उसका सेंस मान लीजिए, जो ब्रिज बनाने वाले हैं वो किस तरीके से ब्रिज बनाते हैं, उनका क्या फीलिंग होती है बनाने से पहले, क्या वो सोचते हैं, किस तरीके से उसको मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये सब मतलब इसमें बातें की गई हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं रही हूँ। सो द नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग द बर्ड ऑफ आर्ट अराउंड देम। फिर बच्चों को, ये तो हो गया फोर्ट। फोर्ट में क्या हुआ, आप उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं भाई। और ब्रिज भी बना रहे हैं तो ब्रिज में भी आप उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल, मैथ्स, ड्राइंग सब इंक्लूड कर रहे हैं, उसके सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो थर्ड वाला है एक्सप्लोरिंग द बर्ड ऑफ आर्ट अराउंड देम, अब बच्चा अपने चारों ओर जो आर्ट वाली चीज़ें वो कैसे सीखेगा। आप पोट्री वाली चीज़ें करा सकते हैं, यानी कि आप कुम्हार बुला सकते हैं क्लास में और वो कुछ बना के दिखाएगा, या आप उसको वीडियो दिखा सकते हैं कुम्हार की, और बच्चों को फिर क्लास में ही बनवाइए, घर से बनवाने के लिए नहीं दीजिए, आप उसको क्लास में ही बनवाइए। तो बच्चों का क्या डेवलप होगा, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा इन सब चीज़ों में, और जब मज़ा आएगा इन सब चीज़ों में तो वो उस चीज़ की वैल्यू करेंगे कि अरे वाह, ये पॉटर के अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी है, वो कितने स्किलफुली एक पॉट को बना पा रहा है और हम तो उसको नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि वो समझ पाएंगे कि जो पॉटर का काम है वो कितना स्किल की उसमें नीड होती है, वो कितना स्किलफुली काम करता है। तो बच्चों के अंदर सेंसिटिविटी डेवलप होगी पॉटर के लिए भी। सो एक तो उनके अंदर आर्ट का नेचर डेवलप होगा, वो बर्तन भी बनाना सीख सकते हैं, वो कुछ न्यू आइडियाज़ इवॉल्व कर सकते हैं बर्तन बनाने में। और उसके बच्चों के अंदर रेस्पेक्ट डेवलप होगी, डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी डेवलप होगी, और हर स्किल की अपनी एक वैल्यू होती है, ये डेवलप होगा। ओके, सो अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट के लिए। सो अंडरस्टैंडिंग द आर्ट में अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है परफॉर्मिंग आर्ट। आगे पहुँचने से पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, व्हाट वी रिगार्ड टुडे एज अ ट्रेडिशन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द कंटिन्यूस एवोल्यूशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि आज जो हमारे पास है, आज हमारा कुछ ट्रेडिशन है। क्या ट्रेडिशन है, हम लोग गॉड की पूजा करते हैं, ट्रेडिशन है। हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, ट्रेडिशन है। सबका ट्रेडिशन अपना अलग है। ओके, सो जो भी आज जो हमारा जो है प्रेजेंट में, वो एकदम से नहीं आया, वो कंटिन्यूस एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। यानी कि जो ये जो चीज़ जो आज हमारे सामने है वो धीरे धीरे डेवलप करके आई, जो कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है। आज जो है उसके 10 साल बाद कुछ और होगा। ओके, ट्रेडिशन कैन बी ए मूवमेंट टू द क्रिएटिविटी अलाइव। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, जो ट्रेडिशन है वो क्रिएटिविटी को अलाइव रखता है, यानी कि जिंदा रखता है। ओके, अगर आपकी जो ड्रेसअप है, क्या तरीका है ड्रेसअप करने का। इंडिया का ट्रेडिशन है कि उसका इंडिया में साड़ी पहनी जाती है, इंडिया के कुछ जगह सूट पहने जाती है, तो उनका ये ट्रेडिशन है। सो ट्रेडिशन उस क्रिएटिविटी को अलाइव रखता है। ओके, सो ये क्रिएटिविटी भी तभी अलाइव रह पाएगी जब हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, हम उस आर्ट को फॉलो करेंगे, हम उस आर्ट की रेस्पेक्ट करेंगे। और ये आप इसको आसान समझ रहे हैं, ये आसान है, वाकई में आसान होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके DT+B एग्ज़ाम को क्लियर करने में। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मेरे जो मैं एग्ज़ाम दे के आई थी उसमें पूरा 20 मार्क्स का इसमें से पूछा गया था। और हाँ, हालांकि मैंने पहले कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखी हुई थी, उसमें बोल रहे थे कि आर्ट एजुकेशन से आएगा, बट मैंने उस चीज़ को उतना फोकस नहीं किया। मैंने कहा आर्ट एजुकेशन से आएगा, अरे आर्ट ही तो है, मैं कर लूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता क्या करके आई थी मैं, लेकिन हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन बना पा रही थी उसमें, क्योंकि मुझे योगा की बहुत अच्छी नॉलेज है और मुझे ये बच्चों की जो साइकोलॉजी है आर्ट को लेकर उसकी भी बहुत अच्छी नॉलेज है। मैं कुछ क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन कर पाई थी, लेकिन ज़रूरी नहीं मेरे सारे क्वेश्चन सही हो, क्योंकि DT+B में आंसर की में हमने क्या टिक किया है ये नहीं बताते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं नीड ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट। सो जो परफॉर्मिंग आर्ट है वो क्या है, सबसे पहले आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन, मेकिंग सेंस ऑफ थिंग।
सो आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ नई आ गई। मैं आपको बताती हूँ। आपने कथक देखा है? आपने कथक देखा है? कथक डांस है, उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, है ना? कितने स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स एकदम से क्रिएट नहीं हुए हैं, वो किसी का आइडिया है। एक आइडिया के बाद दूसरा आइडिया इवॉल्व हुआ, फिर उसको चेंज करके कोई तीसरा आइडिया आया, फिर जो ठीक लगा उसे अपनाया गया, है ना? तो डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं कथक में, म्यूज़िक होती है, क्रिएटिविटी होती है। सो ये सब है क्या? आइडियाज़ ही तो हैं। सो यहाँ पर जो भी डांस फॉर्म है वो एक आइडिया है, और आइडिया के अलावा कुछ इंस्पिरेशन भी है। जैसे आज मैं कथक करती हूँ, तो मैं वो जो कथक सीखी हूँ अ, वो किसी के आइडियाज़ हैं, और मुझे इंस्पिरेशन मिली है उन आइडियाज़ से। क्या इंस्पिरेशन मिली है? सीखने की इंस्पिरेशन मिली है। तो ठीक है, तो जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स है वो किसी का आइडिया ही है। ओके, तो परफॉर्मिंग आर्ट में हम क्या क्या शो कर सकते हैं? जैसे कथक के बारे में ही बात करें, जैसे हम क्या कर सकते हैं? कथक के हम अपने डांस में हम अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं ना। सो एंगर है, हैप्पीनेस है, ये जो भी एक्सप्रेशन होते हैं वो हम शो कर सकते हैं। कुल मिला के 9 एक्सप्रेशन होते हैं, उनको हम शो कर सकते हैं। और सेवरल शेप्स डायनेमिक कंडीशन में अपनी बॉडी के थ्रू उन एक्सप्रेशन को शो करते हैं। और जो इसमें गेस्चर होते हैं वो किसी से मोटिवेटेड या इंस्पायर्ड होते हैं। और अब एक जो डांस है, डांस की जो आइडियाज़ हैं, फॉर्म्स हैं, पहले कथक थी, फिर कहीं से कथक में थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, थोड़ा और चेंज हुआ होगा, थोड़ा और चेंज हुआ होगा। सो आज की जो न्यू स्टाइल्स हैं वो आ गई हैं। ओके, इस तरीके से जो है इवोल्यूशन होता है पूरे एक आर्ट का। और इसके अलावा मेकिंग सेंस ऑफ थिंग, यहाँ क्या लिखा हुआ है? जैसे अगर आप बात करें सेंस ऑफ थिंग का क्या मतलब है? एक तो होते हैं रैंडम मूवमेंट, रैंडम, ठीक है। एक होते हैं पूरा सीक्वेंस में जो मूवमेंट हो रहे हैं। तो आप कौन सा चूज़ करेंगे अगर आप एक आर्टिस्ट हैं? तो रैंडम या सीक्वेंस में चूज़ करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में चूज़ की हुई चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती हैं। उससे हम अपने आइडियाज़ एक्सप्रेशन को क्लियरली शो कर पाते हैं। सो जो चीज़ों का जो सेंस है वो कभी रैंडम नहीं होता है, सो सीक्वेंस होता है। तो कोरियोग्राफर है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो चीज़ों को सीक्वेंस में करके दिखाए। डांस हर कोई कर सकता है, छोटा बच्चा भी, बट रैंडम मूवमेंट करना डांस नहीं है, वो एक आर्ट है। और कोरियोग्राफर के अंदर ये एबिलिटी होती है, इसमें ये बताया गया है। और इसके अलावा द बर्ड ऑफ द ड्रामा, ये भी ड्रामा का जो बर्ड है। जैसे ड्रामा भी क्या है? इमेजिनेशन है, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ हिस्ट्री की चीज़ें होती हैं। ओके, कुछ पिक्चर्स या मूवी से इंस्पायर्ड होते हैं। तो इन सबको हम कलेक्ट करके अलग अलग मौके पे अलग अलग चैप्टर के बेसिस पे ड्रामा क्लास में करा सकते हैं। ओके, सो हम ड्रामा अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें मूवमेंट हो सकते हैं, ट्यून के साथ कॉम्बिनेशन होके हो सकता है। जी हाँ, ड्रामा सिर्फ ट्यून के साथ कॉम्बिनेशन होके भी हो सकता है। कोई कोई ट्यून है उसके साथ कंबाइन कर दिए स्टेप्स। सो हम वहाँ से समझ पा रहे हैं कि हाँ ये अच्छा, इसके बाद ये होगा, ठीक है। सो ये ड्रामा द बर्ड, WORLD है यहाँ पे। और इसके आगे अगर हम बात करें तो मास्क मैजिक, मास्क बनाने, जैसे कथकली डांस है या कर्नाटक का जो डांस है, उसमें मास्क वगैरह पहन के और भगवान जी के मास्क पहन के, उसमें जैसे अगर रामायण हो रही है तो उसमें रावण का मास्क पहन के, इस तरीके से बच्चों ये जो ड्रामा है, जो आर्ट है, वो मास्क से भी हम करा सकते हैं। ओके, ये मतलब तरीका है कि आप क्लास में आर्ट के क्या क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। रेस्पॉन्डिंग टू द लिटरेचर, जो भी फोक टेल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, कहानी हैं, और सोशल इवेंट्स जो कंटेम्प्रेरी यानी कि जो अभी चल रहे हैं, आप उन सब का यूज़ कर सकते हैं। रेस्पॉन्डिंग टू द लिटरेचर, ये तो हो गया। आइडिया एंड इंस्पिरेशन, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। मेकिंग सेंस ऑफ थिंग बता दिया। सो यहाँ पे बात हो रही है रिलेशनशिप्स ऑफ म्यूजिक विद एक्ट्स और स्टोरीज। सो
जैसे एक्ट्स वगैरह जो क्लास में अगर हम कराएंगे, आपने कुछ कुछ ऐसी मूवीज़ देखी होंगी या डिज्नी वगैरह पे देखा होगा, डिज्नी ड्रामा है जिसमें सिर्फ साउंड चलती है। आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा जिसमें सिर्फ साउंड चल रही है। उस साउंड की किस तरीके की साउंड चल रही है हम उसके अकॉर्डिंग पता लगा लेते हैं, अरे ये गया, अरे ये बच गया, अरे ये खुशी का माहौल है। तो सिर्फ हम साउंड को कैच करते हैं। यानी कि अब ये आर्ट की एक फॉर्म है जिसमें हम सिर्फ साउंड से कनेक्ट करके हम पूरा ड्रामा दिखा देते हैं, पूरे एक्शंस करा देते हैं, ठीक है। सो म्यूजिक्स और एक्ट में एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। हम किसी भी स्टोरी को, पूरी स्टोरी को, जैसे चूहे और लॉयन की स्टोरी है, तो हम उस पूरी स्टोरी को बिना बोले बच्चों को दिखा सकते हैं, क्या उससे ट्यून का रिलेशन बना के, है ना। तो कितनी अच्छी ये आर्ट की फॉर्म हो गई। सो ये आपसे डायरेक्टली नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन यहाँ से बीच में से घूम के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं आपको इतना डीपली समझा रही हूँ। वरना मैं आपको ऊपर ऊपर से भी बता सकती हूँ, इसमें मेरा भी टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उस चीज़ों को समझिए डीपली। अलाउ चिल्ड्रन और इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। यानी कि अब यहाँ पे बात हो रही है, अब हम बच्चों को क्या क्या एक्टिविटी कराएंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्या क्या आर्ट की फॉर्म होती हैं, जैसे मास्क मैजिक है तो मास्क मैजिक बन पाएंगे, ये एक एक्टिविटी हम कराएंगे। लेकिन अब उसको आपको प्रॉपरली आप बच्चों को क्लास में क्या एक्टिविटी पूरी तरीके से उसमें बताई गई, क्या क्या करा सकते हैं। राइट अ शॉर्ट स्क्रिप्ट, आप बच्चे से कह सकते हैं कि अच्छा क्लास में ये वाला प्ले होगा, आप अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिख के लेके आइए, ओके। तो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो, अरे नहीं इसके बाद ये होना चाहिए, अरे नहीं अब तो ये होना चाहिए। बच्चा चीज़ों को और डीपली समझ पाएगा, उसको अपने आइडियाज़ को कॉपी पर लिखने का मौका मिलेगा, यानी कि वो एक्सप्रेस कर पा रहा है। और उसका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, क्योंकि क्लास में जब उसके आइडियाज़ एक्सेप्ट किए जाएंगे तो उसके अंदर ये आएगा, अरे मेरा आइडिया तो एक्सेप्ट हो गया है, अब मैं तो बहुत होशियार हूँ, या मैं तो कर सकता हूँ, या मैं कर लूँगा। इस तरीके का एक वीक भी बच्चा है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो इस तरीके से हम आर्ट को कैसे लिंक करके बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़, उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पा रहे हैं बच्चे का। आप खुद देखिए, मेक अ पपेट करेक्टर फॉर द म्यूजिक। आप बच्चों को पपेट करेक्टर, जैसे आपने कोई स्टोरी सुनाई है क्लास में या कुछ भी हो रहा है, तो आप उसको हाथ में पपेट दे सकते हैं और बच्चे ऐसे एक्शन करेंगे, कोई भालू बनेगा, कोई कुछ बनेगा। क्रिएट प्रमोशनल मटेरियल, तो हम क्लास में काफ़ी सारे मटेरियल बनवा सकते हैं। मेक एनी नीडेड प्रॉप्स, कोई भी प्रॉप बनवा सकते हैं। प्रॉप जैसे मूंछों वाले प्रॉप्स होते हैं या कैसे भी प्रॉप्स होते हैं, हम कैसा भी प्रॉप बनवा सकते हैं। डिज़ाइनर पपेट स्टेज, और काफ़ी अच्छे अच्छे पपेट बनवा सकते हैं। ये सारे आपको पता ही होंगे, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। ऑलवेज ट्राई टू इनवाइट एनी प्रोफेशनल और लोकल पर्सन। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। हम ना बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरीके से सिखाने के लिए हमेशा कोशिश करें कि उसको सोसाइटी से भी लिंक करें। तो सोसाइटी से लिंक करने के लिए अगर हम बच्चों को मतलब हेल्पर पढ़ा रहे हैं, तो एक वैसे डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है, कोई वीडियो क्लिप दिखा दो उन्हें डॉक्टर की, या किसी भी पॉटर को इनवाइट कर रहे हैं, तो हमें हमेशा इस चीज़ से फोकस करना चाहिए कि हम बाहर से लोगों को ज़रूर इनवाइट करें बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है। और योगा टीचर बुलाएंगे तो वो योगा टीचर योगा सिखाएगा, है ना। तो वो बच्चों के अंदर, अरे योगा ऐसा होता है, अरे नहीं मैं अच्छा करूँगा, नहीं वो अच्छा करेगा, तो ये डेवलप होगा। चिल्ड्रन कैन चूज एज अ करियर टू देयर फेवरेट आर्ट। ये देखिए, ये अलग अलग लिखे हैं ना, ये अलग अलग टॉपिक है। सो चिल्ड्रन अपनी लाइफ में जो भी उनकी फेवरेट आर्ट है उसको एज अ प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। आज के ज़माने में इतनी बेरोज़गारी है, अगर हम सबके अंदर एक आर्ट का स्किल है, कोई चाहे तो सब एक ही लाइन में जाना चाहते हैं, पढ़ लिख कर सब बड़े आदमी बनना चाहते हैं। डेट मीन्स कोई टीचर बनना चाहता है, कोई ये 3 से 4 प्रोफेशन है वो ज़्यादा चूज़ किए जाते हैं। IAS IPS, कोई सरकारी नौकरी निकालना चाहता है, सरकारी नौकरी पाना चाहता है। लेकिन अगर आपके अंदर आर्ट स्किल्स हैं, अगर आप एक अच्छा डांस कर सकते हैं, तो यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है, आप उसके थ्रू अपने आप को शो कर सकते हैं। आप किसी स्कूल में एक डांस टीचर बन सकते हैं, एक योगा टीचर बन सकते हैं, अगर आपके अंदर स्किल है। तो हमें वही स्किल बच्चों के अंदर डेवलप करना है, जिससे आगे आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। व्हाट अ चाइल्ड आर्ट और अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड आर्ट, यहाँ पे आर्ट होगा। सो चाइल्ड आर्ट क्या है। सो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, किस उम्र तक, किस ईयर तक बच्चे के अंदर विजुअल आर्ट में जो है वो एब्स्ट्रैक्ट फिगर डेवलप होना शुरू होंगे। एब्स्ट्रैक्ट फिगर बच्चे के अंदर 3 साल तक डेवलप होना शुरू होंगे। ओके, सॉरी मैं दोबारा बताती हूँ।
सो एब्स्ट्रैक्ट फिगर क्या होते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपने किसी बच्चे को ऑब्जर्व किया हो, वो बॉडी बनाना शुरू कर देता है, उसमें बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, आंखें बॉडी का आधे से ज़्यादा हिस्सा ले लेती हैं, है ना। बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, बॉडी बनाना शुरू कर देता है। डैट मीन्स वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझ पा रहा है, लेकिन उसका समझने का तरीका अलग है। सो 3 साल तक की उम्र तक बच्चे के अंदर, मतलब लगभग 3 साल, तो बच्चे के अंदर ये क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं, एब्स्ट्रैक्ट फिगर की क्वालिटी डेवलप हो जाती है। वो एब्स्ट्रैक्ट फिगर बना सकता है, वो फेस बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के बारे में बात हो रही है जिनको सीखने का मौका मिला हो। ओके, बड़ी बड़ी, जिसमें वो बड़ी बड़ी आंखें चूज करेगा और बड़ा मुंह होगा, उसके मुंह के जो अदर पार्ट्स होते हैं वो गायब रहते हैं, है ना। जो हैंड्स है और जो इसका जो बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म में लगभग 5 साल की उम्र तक वो बुकेबलरी ऑफ इमेज बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनके अंदर डेवलप होगी एक बुकेबलरी डेवलप होगी उस इमेज से रिलेटेड। अभी उसने बच्चे ने सिर्फ ये फेस बनाया, उसे नहीं पता, अरे उसने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। सो अगर फिर उसके बाद अगर हम 5 साल के बारे में बात करें तो उसमें सिंबलिज्म डेवलप होगा, यानी कि वो एक कैट, डॉग, बर्ड, अरे कैट का मुंह, उसकी पूंछ भी होती है, और एक डॉग की पूंछ भी होती है, उसके 2 कान होते हैं, तो वो इस तरीके से उसको बनाना शुरू कर देगा, यानी कि उसको सिंबल भी समझने लगेगा और अपने सिंबल के थ्रू उसे बनाना सीख जाएगा, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे वो उस चीज़ को बनाएगा। और उससे रियलिज्म होगा लास्ट स्टेज पे जाके। एज द चाइल्ड ग्रो दे बिगेन टू फाइंड देयर सिंबल लिमिटिंग। अब वो अपने सिंबल को लिमिटेड करेंगे, मतलब फाइन एंड डिटेल बनाएंगे, यानी कि अब बच्चा 7 साल की उम्र तक आते आते फाइन चीज़ें बनाना शुरू कर देगा। डेट मीन्स अभी सो आप यहाँ से क्या सीखे, एब्स्ट्रैक्ट फिगर को, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट फिगर उसने सिर्फ फेस बना लिया, किसी ने उसे सिखा दिया, वो सिर्फ फेस बना पा रहा है, वो नीचे की बॉडी पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है। और बच्चे बाकी में नीचे की बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं, फेस पे ध्यान देंगे। फिर सिंबलिज्म शुरू हो जाएगा, वो सिंबल के थ्रू मतलब अब उस चीज़ को थोड़ा और डिटेल करना शुरू कर देंगे, उसको समझना शुरू कर देंगे। डैट मीन्स उस चीज़ को वो डिवाइड कर पा रहे हैं, कैट, डॉग या जो भी है। उस कैट में स्ट्रिप्स होती हैं, डॉग में डॉट्स होते हैं, तो वो इस तरीके से सिंबलिज्म उसका बॉडी के बेसिस पे कर पाएगा। ये पियागेट की भी थ्योरी है, हाँ पियागेट की थ्योरी है, बच्चा सिंबलिज्म भी कर पाएगा। फिर रियलिज्म आ जाएगा बच्चे के अंदर, वो चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल तरीके से समझने लगेगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम विजुअल आर्ट तक एंड करते हैं। कल परफॉर्मिंग आर्ट में बच्चा किस तरीके से स्टार्टिंग करता है और किस तरीके से सीखते हुए आगे बढ़ता है, ये देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। आप मेरे चैनल स्किल लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी काम कर पाऊँ इस पर, मुझे भी मोटिवेशन मिले काम करने के लिए। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी NIOS की सारी बुक्स को कंप्लीट करा दूँ। और मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि अगर आपने कंटिन्यूटी में मेरी वीडियो सारी सुनी, देखी, सिर्फ और सिर्फ हाफ आवर की वीडियो है ये, अगर आप कंटिन्यूटी में देखते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आप एग्ज़ाम में बिना पढ़े भी जाएंगे ना, सारी चीज़ों को बिना रिवाइज करे भी जाएंगे ना, तब भी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आ पाएंगे। आप 70 से लेकर 80 तक के बीच में 100 में से नंबर ला सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको चीज़ों के ऊपर से नहीं बता रही हूँ, मैं आपको उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। आप उसको रियल लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्या उस रियल लाइफ कंडीशन होती है जिसमें बाकी में हमें अप्लाई करना है, वही क्वेश्चन DSSS में पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने भी देखा है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और मुझे इसके बारे में पूरी नॉलेज है। तो आप इस वीडियो पे आगे बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज इट इज़ अ गुड कर्मा। अगर आप किसी की लाइफ में कुछ अच्छा ऐड कर पाते हैं तो आपका कर्मा अच्छा हो रहा है ना। सो आप अपना कर्म करते रहिए, मैं अपना कर्म करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।